हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो पास किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियां दूर करने के लिए। और उन कमियों को हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक फर्स्ट आइटम था ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का, लेकिन इसमें काफी फ्लॉज थे। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल फेमन 1770 के बाद भी कोई इफेक्टिव रेवेन्यू कंट्रोल नहीं बन पाया। कंपनी ऑफिशियल्स करप्शन और मिस गवर्नेंस में इन्वॉल्व थे। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, जिससे नंद कुमार केस ने और ज्यादा एक्सपोज कर दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट को रियलाइज हुआ कि कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल रूल्स को सेपरेट करना जरूरी है, और इसीलिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो एक तरह से ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस करता है। विलियम पिट थे यंग, सिर्फ 24 साल की उम्र में वो ब्रिटेन के यंग पीएम बने थे 1783 में। उनकी पॉलिसी थी लेट द कॉमर्स रिमेन विद द कंपनी बट गवर्नेंस मस्ट रेस्ट विद द क्राउन। इसीलिए उन्होंने इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश क्राउन के इन्फ्लुएंस को सिस्टमैटिकली बढ़ा दिया, बिना कंपनी को फॉर्मली एबॉलिश किए। अब पिट्स इंडिया एक्ट ने कौन सी चेंजेस लाई, उनको हम 6 मेन सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेशन, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन और लास्ट में रेवेन्यू एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, मोनोपोली ऑफ ट्रेड। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली थी केप ऑफ गुड होप के ईस्ट और स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट तक, और इस मोनोपोली में पिट्स इंडिया एक्ट ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी 1600 से लेके 1784 तक भी ये कमर्शियल मोनोपोली कंटिन्यू रही। और ये मोनोपोली इवेंचुअली खत्म की गई चार्टर एक्ट 1813 के अंडर, लेकिन वो भी सिर्फ इंडियन ट्रेड तक। चाइना ट्रेड मोनोपोली 1833 तक रही। फिलहाल चार्टर एक्ट 1813 को हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड में मैंने आपको बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ट्रेड मोनोपोली रही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कंट्रोल ऑफ कंपनी। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास दोनों पॉलिटिकल और कमर्शियल अफेयर्स का कंट्रोल था, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट ने इन्हें सेपरेट कर दिया। पॉलिटिकल मैटर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्राउन के इन्फ्लुएंस के अंडर अब रहने लगा, और कमर्शियल मैटर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के कंट्रोल के अंडर रहने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर्स होते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, 4 प्रीवी काउंसलर्स और 1 चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ये बोर्ड था प्योरली गवर्नमेंट बॉडी जिसे नॉमिनेट करता था ब्रिटिश क्राउन। इस ड्यूअल सिस्टम को ही कहा जाता है डबल गवर्नमेंट सिस्टम, जहां रियल कंट्रोल क्राउन के पास था लेकिन कंपनी नॉमिनली पावर में थी। अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का रोल एडवाइजरी था, फाइनल अप्रूवल स्टिल कंपनी ही करती थी। डबल सिस्टम ने कंफ्यूजन और डिले क्रिएट किया, जो बाद में एक्ट ऑफ 1858 के जरिए खत्म हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को 3 कर दिया गया, और ये चेंज इसलिए इंपॉर्टेंट था ताकि गवर्नर जनरल की अथॉरिटी कंसोलिडेट हो। गवर्नर जनरल के पास अब कास्टिंग वोट और विटो दोनों थी, और ये क्लियरली शो करता है कि क्राउन का ये एम था कि कंपनी के इंडियन अफेयर्स पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो। चौथा पॉइंट, सेंट्रल लेजिस्लेशन। पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर जनरल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर्स में मेजर अथॉरिटी दे दी। पहले टोटल 5 लोग वोट करते थे, गवर्नर प्लस 4 मेंबर्स। अब 4 लोग वोट करने लगे, गवर्नर प्लस 3 मेंबर्स। अगर वोट टाई हो जाए तो गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट विटो पावर होती थी। इस मुंह से इंडिया में क्राउन बैक्ड गवर्नेंस स्ट्रॉन्गर बना। ये इनडायरेक्टली फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत भी थी, जहां सेंटर ज्यादा पावरफुल था। 5वां पॉइंट, प्रोविंशियल लेजिस्लेशन। पिट्स इंडिया एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को भी सबऑर्डिनेट कर दिया बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर, और इनके लिए भी 3 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स बनाई गई। ये प्रोविजन बंगाल को पैन इंडिया लेवल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनाता है। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स अब मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में बंगाल के इंस्ट्रक्शंस के बाइंड थे। पहली बार इंडियन प्रोविंसेस में सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एनफोर्स हुई। 6वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट और सिंबलिक चेंज ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कहना
स्टार्ट किया गया। ये था फर्स्ट फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय पार्लियामेंट कि इंडिया क्राउन के पॉलिटिकल कंट्रोल में आता है, चाहे कंपनी नॉमिनल रूलर ही क्यों ना हो। ये मूव इंडिया को कॉलोनी इन ट्रांजिशन बनाता है और यही बेस बना 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, जिसमें क्राउन ने फुल कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश इंडिया एक्ट ने पहली बार इंडिया टर्म को यूज करके कॉलोनियल आइडेंटिटी लीगली डिफाइन की। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 को फुल डिटेल में कवर कर लिया है, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक लेवल पे बल्कि कंसेप्चुअल और एनालिटिकल लेवल पे भी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट के ड्रॉबैक्स और उसके बाद चार्टर एक्ट 1813। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डाउट डिमोलिशर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।